हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। जो सीडीपी की क्लास आपको मिलती थी वो मिलती रहेगी। उसके अलावा मेरे पास हिंदी के नोट्स है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी कुछ मदद हो जाए। तो ये क्लासेस जो है एकदम फ्री रहेगी और ये कॉन्सेप्ट जो है हिंदी का, ये कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन आंसर रहेगी। प्लस ये जो है बिल्कुल फ्री रहेगी। इसके लिए आपको 1 रुपया भी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे फ्री चलेगी। और यह कहाँ कहाँ आपको हेल्प करेगी, तो ये जेटेड एक्साइज कांस्टेबल तथा झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होने वाली है जिसमें हिंदी होगी, वो सभी में यह हेल्पफुल है। इसके अलावा यह अभी जो केवीएस एनवीएस का फॉर्म निकला है, उसमें भी जो 10 नंबर का हिंदी है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि एजुकेशन संबंधी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ध्वनि कहते हैं। और जो इसी वर्ण को हम क्या कहते हैं? इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। और उसी वर्ण को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होती है उसकी व्यवस्थित जो समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला नहीं, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला के 52 संख्या है। कितनी संख्या है? तो 52 संख्या है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। तो आपसे पूछा जाए कि कितने भागों में बांटा गया है, तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया, स्वर तथा व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। जिस वर्ण को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं उसे हम स्वर्ण कहते हैं। जैसे आ ई ये सब स्वर कहलाता है। तो स्वर के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? स्वर के 2 प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। मूल हर्ष, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। तो मूल हर्ष लघु स्वर में एक मात्रा होती है, जैसे आ ई ऊ, जिसे एक मात्रा होती है, जैसे आ ई ऊ और री, इनमें एक मात्रा होती है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर में 2 मात्रा होती है, जैसे आ ये 2 मात्रा हो गया। ई, इसमें भी 2 मात्रा हुआ। अर्थात जो दीर्घ है, जिसमें जैसे कि ये इसमें 2 मात्रा है, ई में 2 मात्रा है, ऊ ए ओ ये सब में 2 मात्रा है। लुप्त स्वर जिसमें 3 मात्रा होती है, जैसे ओम, क्या? ओम। इन्हें हम लुप्त स्वर कहते हैं, ओम को। तब हम इन तीनों का डिफरेंशिएशन जानेंगे। तो जिन स्वरों का उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, तो जो स्वर का उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे मूल स्वर या हर्ष स्वर या लघु स्वर कहते हैं। अभी हमने ऊपर जाना था किसे किसे कहते हैं, तो आ ई ऊ री, इन सबको लघु या मूल स्वर कहते हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं।
जिन स्वर के उच्चारण में हर स्वर से अधिक समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ये सब ओ दीर्घ स्वर है। और जिन स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उसे लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम। स्वर की जो संख्या होती है वो 11 होती है। स्वर जो होती है हमारे हिंदी में वो 11 होती हैं। वह जो है अयोग व स्वर, अयोग व स्वर 2 होते हैं और जो अयोग व स्वर है वह 2 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं और अयोग व 2 होते हैं, यानी कुल कितने होते हैं? 13 होते हैं। 11 स्वर की संख्या है, अयोग व 2 होते हैं, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 13 हो गया। वो कौन कौन सा है? आ ई उ री ए ओ आह, यह सब स्वर है। अनुसार के लिए इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं और विसर्ग के लिए इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह अनुसार के लिए और इस तरह विसर्ग के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो स्वरों का वर्गीकरण 4 तरह से होता है। मूल स्वर या हर्ष स्वर या लघु स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि स्वर जिसे सजातीय स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर जिसे विजातीय स्वर भी कहते हैं। तो इनमें कौन कौन सा आएगा और कितनी मात्रा पर कितनी संख्या होगी वो भी अभी हम जानेंगे। तो मूल हर्ष स्वर में आ, ई, उ और री यह 4 होती है। कितनी होती है? 4। दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ओ और ओ, तो यह 7 होती है। दीर्घ संधि स्वर 3 होती है, आ, ई, उ। संयुक्त स्वर विजातीय स्वर ए, ओ, इसकी संख्या 4 होती है। तो अभी हमने जाना कि स्वर का वर्गीकरण कैसे होता है, संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण कैसे होता है, अभी हम उनके बारे में जानेंगे। तो आ प्लस ई इक्वल टू ए बनता है। क्या बनता है? आ प्लस ई करेंगे तो इक्वल टू ए बनेगा। आ प्लस ए करेंगे तो ए बनता है। उसी तरह आ प्लस ओ करते हैं तो उ करते हैं तो ओ बनता है। आ प्लस ओ करते हैं तो आ में डबल ओकार वाला ओ बनता है। तो संयुक्त स्वर या स्वर का निर्माण कैसे होता है ये हम समझ चुके हैं। स्वरों का उच्चारण का स्थान, तो जो स्वर हम बोलते हैं उनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है उसके बारे में जानेंगे। तो कंठ से क्या निकलती है? आ। त्वला स्वर क्या है? तो ई। ओठ से उ। मुंह से क्या होते हैं? तो री। कंठ त्वला स्वर ए। कंठ और ओठ से ओ। तो आगे नेक्स्ट, जीभ के आधार पर स्वर का उच्चारण स्थान। तो जो हमारी जीभ है उसके आधार पर स्वर का उच्चारण स्थान। तो अग्र स्वर जो है ई, ए, यह 4 है इसकी संख्या। मध्य से आ 1 है। पक्ष स्वर से आ, उ, ए, ओ। अब हम व्यंजन के बारे में जानेंगे।
तो जो वर्ण स्वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्यंजन कहते हैं। यह 6 प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। नेक्स्ट हम उसके बारे में जानेंगे। अस्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। तो इसमें क्या क्या आता है? का से मातक इसमें आता है, जो कि 25, जिसकी संख्या 25 होती है। उपेक्षित या द्विगुण व्यंजन। ढा ढा जो होता है वह, ये इस प्रकार डा और ढा जो हम लिखते हैं वो उपेक्षित या द्विगुण व्यंजन में आता है, जिसकी संख्या 2 होती है। आनुवांशिक या नासिक। तो इसकी संख्या 5 होती है। ना, जा, ना, मा, यह सब होती है, ये 5 होती है। अंतस्थ व्यंजन या अलावा जो है वो अंतस्थ व्यंजन में आएगा। उष्म व्यंजन में क्या आएगा? उष्म या संघर्षी व्यंजन इसे कहते हैं। इसमें शा, शा, सा, हा आता है। संयुक्त व्यंजन छात्राज्ञा, जिसकी संख्या 4 है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, उसमें क्या क्या आता है? छात्राज्ञा और श्रा। ये वर्ग तालिका है। कंठ से क्या होता है, तुला से क्या होता है, इसके बारे में हम ऊपर जान चुके हैं। जैसे ता था दाधा ना दंत से होता है, पाफा वाभा ओठ से होता है, काखा गागा कंठ से होता है, काखा गागा अंगा कंठ से, चाछा जाजा या ता से सॉरी तुला से, टाठा डाडा मुख से, मुक्त से, टाठा दादा दंत से, पाफा बाबा ओठ से। अब हम जानेंगे अल्पप्राण महाप्राण के बारे में। तो अल्पप्राण क्या है और महाप्राण क्या? अल्पप्राण वह है जो 1, 3, 5 संख्या वर्ण होते हैं उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे 1 में का हुआ, 3 में गा हुआ और 5 में अंगा हुआ। तो ये जो शब्द है इन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। और महाप्राण 2 और 4 वर्णों को कहते हैं। तो जैसे कि 2 में खा हुआ, खा हुआ और 4 में घा, तो यह महाप्राण हो गया। तो अभी हमने जाना अल्पप्राण क्या क्या होती है। तो अल्पप्राण जो है जैसे कि का हुआ, तीसरा अक्षर गा हुआ और अंगा हुआ, तो ये अल्पप्राण। महाप्राण, महाप्राण जो है आपका खा, घा, ये महाप्राण होते हैं। जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वह महाप्राण होता है। ऐसा नहीं कि काखा गा और में ही चाचा जजा का भी, चाचा जजा टाठा डाडा जो भी है उनमें भी इसी तरह से जो पहला, तीसरा और 5वां अक्षर होगा वह अल्पप्राण होगा और जो दूसरा और चौथा अक्षर होगा वह महाप्राण होगा। तो अघोष क्या है? प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है उसे अघोष कहते हैं। जो प्रत्येक वर्ण होता है उसका पहला और दूसरा, जैसे का और खा, तो आपसे पूछे अघोष क्या है, तो का और खा अघोष है। और सघोष क्या है? तो गा, घा और अंगा जो है वो सघोष है।
अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में यारा लावा आता है। अल्पप्राण या और सघोष में इनकी गिनती होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए अंतस्थ व्यंजन क्या है, में कौन कौन सा शब्द आता है, तो आप यारा लावा बताएंगे और इसे अल्पप्राण और सघोष में गिनती करेंगे। अर्धस्वर, अर्धस्वर में या और वा आता है। पार्श्विक व्यंजन में ला आता है। क्या आता है? ला। लंठुन व्यंजन, लंठुन व्यंजन में क्या आता है? तो रा आता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन में श, तलब श, मूर्धन स, दंत स और हा जिसे कहते हैं हम, वो सब ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में आता है। तलब स, दंत स महाप्राण और अघोष है तथा जो हा है वह महाप्राण और सघोष है। तो अगर आपसे पूछे कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन में क्या आता है, तो आप बताएंगे कि तलब सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा जो है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। परंतु इसी में से आपसे सवाल किया जाए कि जो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है उसमें महाप्राण और अघोष और सघोष कौन कौन सा है, तो तीनों सा जो है वो महाप्राण और अघोष में चला जाएगा और हा जो है वह महाप्राण और सघोष में चला जाएगा। ठीक है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो छा, त्रा, ज्ञा और श्रा को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है, तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण का प्लस श, सॉरी एक मिनट, का प्लस शा से छा बनता है, ता प्लस रा से त्रा बनता है, जा प्लस या से ज्ञा बनता है और सा प्लस रा से श्रा बनता है। तो संयुक्त व्यंजन का जो निर्माण होता है वह इस प्रकार होता है। अब वर्णमाला पे एक नज़र हम डालते हैं। वर्णमाला पे हम एक नज़र डालते हैं। तो वर्णमाला क्या है, इसमें क्या कितने स्वर की संख्या होती है, कितने व्यंजन की, तो स्वर की संख्या जो 11 होती है, अयोग वह जो होती है 2 होती है, कुल स्वर की संख्या जो है 13 होती है, अस्पृश्य व्यंजन की संख्या 25 होती है, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। तो कुल मिलाकर यह 52 हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।